नमस्कार। सिविल सर्विसेज की परीक्षा अपने आप में इतनी प्रतिष्ठित परीक्षा है कि यदि कोई इसमें चयनित होता है, कोई इसको उत्तीर्ण करता है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाती है। भोपाल के लिए ये बड़े गौरव की बात है। ख़ास तौर पर भोपाल क्या, हम कहें कि प्रदेश के लिए बड़े गौरव की बात है कि भोपाल की रहने वाली सृष्टि जयंत देशमुख, इन्होंने हाल ही में घोषित सिविल सर्विसेज परीक्षा के परिणामों में इन्होंने देश भर में 5वां स्थान अर्जित किया और महिलाओं की श्रेणी में इन्होंने देश भर में प्रथम स्थान अर्जित किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सफलता है ये उनके लिए, खास तौर पर भोपाल के लिए भी और अपने प्रदेश के लिए भी। हमें खुशी है कि आज हमारे कार्यक्रम में सृष्टि जयंत देशमुख मौजूद हैं। सृष्टि, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, थैंक यू। आपको बहुत बहुत बधाई सिविल सर्विसेज की परीक्षा में इतनी शानदार उपलब्धि अर्जित करने के लिए, परिणाम इतना शानदार प्राप्त करने के लिए। थैंक यू सो मच, आपके विशेष के लिए धन्यवाद। हमें बताएं कि ये सफलता आपके लिए, आपके परिवार के लिए कितनी बड़ी सफलता है, क्या मायने रखती है आपके लिए? ये कहूँगी कि ये सफलता बहुत बहुत बड़ी है और कहूँगी कल तक तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। मैं साधारण परिवार से हूँ, तो मेरे परिवार के लिए भी ये क्षण बहुत ही स्पेशल है। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुश हूँ। आपने बताया कि साधारण परिवार से हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है आपकी? जी, मेरे पापा जो हैं वो एक इंजीनियर हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। मेरी जो माँ है वो प्री स्कूल टीचर हैं और एक छोटा भाई है और दादी जी हैं, उनके साथ रहती हूँ। तो कभी सिविल सर्विसेज का बैकग्राउंड आपके परिवार में नहीं था, हम सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल, सिविल सर्विस की परीक्षा भी शायद किसी ने नहीं दी है। तो आपके मन में ये कैसे आया, कैसे विचार आया जब कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, परिवार के किसी व्यक्ति ने, यहाँ तक कि जैसा कि आपने कहा कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा तक नहीं दी थी, तो आपके मन में ये कैसे विचार आया? ऐसे कौन से कारक थे, कौन सी बातें थी जिन्होंने आपको प्रेरित किया कि आपको सिविल सर्विसेज को अपने करियर के रूप में चुनना चाहिए? मैं कहूँगी सर कि बचपन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा सुन रखा था कि आईएएस है और कहीं वो मन में आ गया कि मुझे भी बनना है। तब तो उसको इतना अच्छे से नहीं लिया, बट जब कॉलेज की परीक्षा की और मतलब कॉलेज में दाखिला लिया, उसके बाद मैंने इस तरफ थोड़ा सोचना शुरू किया और तब मुझे लगा कि अगर हम अपने नॉलेज के बलबूते पर हम जो सीखते हैं उसके बलबूते पर अगर हम कुछ ऐसी पोजीशन पे पहुंच सकें जहां लोगों की जीवन को कहीं ना कहीं अच्छे से उसमें कुछ अच्छे बदलाव कर पाएँ, तो वो केवल सिविल सर्विसेज से हो सकता है और इसीलिए मेरा रुझान इस तरफ हुआ। बचपन में एक सपना जन्म लिया और समय के साथ सपने को साकार करने की इच्छा आपकी बलवती हुई। इस सफ़र में, इस दौरान आपके माता पिता की क्या भूमिका थी? इस सपने को आकार देने में उनकी क्या भूमिका थी? कैसे आप उसको आंकेंगी? बिल्कुल, मेरे जो मम्मी पापा हैं, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी अगर श्रेय है तो उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे इसके लिए बहुत प्रेरित किया। जब मैंने उनसे ये बात शेयर की कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि हमारा पूरा आपको साथ है। तो ये जो साथ होता है परिवार का, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी होता है और मेरे पूरे परिवार ने, माता पिता ने पूरा साथ निभाया। आप एक लड़की हैं, लड़की होकर भी आपने इतनी बड़ी उपलब्धि अर्जित की, आपके परिवार ने पूरा सपोर्ट किया। हमारा जो समाज है, हमारी जो सामाजिक संरचना है, जो मान्यताएं हैं, जो चारों तरफ हैं, उसके विपरीत हम ये कहें कि हालांकि ये बदलाव आजकल हम बहुत कुछ देख रहे हैं, लड़कियों को भी आजकल माता पिता पढ़ा रहे हैं, उनको भी आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, लेकिन आप इस संदर्भ में, जब आप एक लड़की हैं, आप एक महिला हैं, उस संदर्भ में यदि हम सोचें तो ये आपकी जो सफलता है और इसका महत्व बढ़ जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, मैं समझती हूँ कि आपका जो मतलब इंडिकेशन है उस तरफ है। बहुत सारी महिलाएं आज भी हमारे देश में संघर्ष कर रही हैं। मैं कहूँगी मैं थोड़ा लकी रही कि मेरा परिवार ने शुरू से मेरा साथ दिया, परंतु अब अगर मैं अच्छी उत्तीर्ण हुई हूँ तो मैं प्रयत्न करूँगी कि मुझे जो भी अवसर मिले, मैं ज़्यादा से ज़्यादा और भी लड़कियों, महिलाओं को प्रेरित करना चाहूँगी। उनसे यही कहूँगी कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और अच्छे मुकाम तक पहुँचें। बहुत अच्छी सोच है आपकी। सपना जो आपने इस सेवा में आने का जो आपने स्वप्न देखा था और उस स्वप्न को साकार होने के बाद जो तमाम समाज की महिलाएं हैं जो आज भी विकास की दौड़ में पीछे हैं, कहीं न कहीं उनके जीवन में बदलाव लाने का आपका एक संकल्प है। ये एक नया सपना कह लें कि इस सपने के साकार होने के बाद आपका एक नया सपना आकार ले रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति
आपके दृढ़ संकल्प के बल पर ये बदलाव जो आपने सपना देखा है जिसका, वो भी आकार लेगा। आगे बढ़ें, कुछ और बातें आपसे हम करें। अब यदि हम सिविल सर्विसेज परीक्षा की बात करें, सिविल सर्विसेज की परीक्षा आमतौर पर एक बहुत कठिन परीक्षा मानी जाती है। देश की एक इतनी प्रतिष्ठित और इतनी कठिन परीक्षा मानी जाती है कि जो इसमें सफल होते हैं, ये माना जाता है कुछ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, कुछ वो असाधारण होते हैं, उनकी प्रतिभा कुछ असाधारण होती है। आप हमें बताएं कि सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है, इसको उत्तीर्ण कर लेना ये कितनी बड़ी बात है, कितना कठिन है, जैसा कि इसके बारे में जो भी धारणाएं हैं वो किस हद तक सही हैं? जी, जब मैंने शुरुआत की थी इसकी पढ़ाई करना, तो मुझे भी यही लगता था कि कुछ असाधारण ही होता होगा जो वो लोग करते होंगे जो इसमें पास होते हैं। लेकिन अब जब यहाँ हूँ तो यही कहूँगी कि कुछ ऐसा असाधारण नहीं है, वही जो सब आपको पढ़ाई करनी है। बस एक चीज़ कहूँगी कि कठिनता इस परीक्षा की इसमें है कि लंबी चलती है, 1.5-2 साल तक आपका परीक्षा का ही दौर रहता है। तो उस पूरे दौरान अपने आप को फोकस रखना कि हमें पढ़ना है और हर रोज़ कुछ घंटे निकालना, हर दिन अपने आप को टेबल पे बुक्स के साथ अपना वक्त गुजारना, वो मैं कहूँगी काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इसका निचोड़ क्या कहें, मंत्र क्या है सफलता का? इस परीक्षा में सफल होने के लिए क्या मंत्र, 2 शब्दों में आप क्या कहेंगी? मैं कहूँगी एक तो कंसिस्टेंसी, मतलब हर रोज़ थोड़ा पढ़ें पर हर रोज़ पढ़ें, और दूसरा आत्मविश्वास, अपने आप पर बिलीफ कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, भले ही मैं अभी मुझे नहीं हो रहा है, कुछ मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मन में एक अपने आप पर एक बिलीफ रखना है कि हो जाएगा। ऐसी पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी है। आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी, मेरी स्कूलिंग जो है वो कामिल कॉन्वेंट स्कूल BHA से हुई। उसके बाद मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की है, और बस यही इतना ही किया। 2018 में मैं ग्रेजुएट हुई हूँ और उसके बाद मैंने सिविल सर्विस की परीक्षा दी। आपका ये पहला अटेम्प्ट था? जी, मेरा ये परीक्षा में पहला अटेम्प्ट था। सीधे आपने ग्रेजुएशन किया और लगभग उसके तुरंत बाद आपको ये सफलता मिल गई। जाहिर है कि उसके पहले काफ़ी कुछ आपने इस परीक्षा के पैटर्न के बारे में समझा होगा, जाना होगा, आपने बहुत कुछ सामग्री है, अध्ययन सामग्री है, उसको आपने कलेक्ट किया होगा। कब से आपने ये तैयारी शुरू कर दी थी? कब से आपने ये सोच लिया था कि आपको इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना है, इसमें सफल होना है? कब से आपने विधिवत तैयारी शुरू की? जी, परीक्षा को समझने में और पढ़ने में काफ़ी समय लगता है। तो मैंने अपने कॉलेज के दूसरे तीसरे जो ईयर है, 2nd-3rd ईयर में थोड़ा सीरियसली इसको समझने की कोशिश की। मैंने अध्ययन सामग्री दिल्ली से मंगवाई, जो भी हो सके। मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मटेरियल मुझे मिले, और कुछ क्लास भी की भोपाल में रहकर। तो इन सब चीज़ों से मुझे थोड़ा आइडिया हुआ। मैं कहूँगी एक रास्ता मुझे दिखा कि हाँ, इस पर चलना है। पर कहूँगी कि ज़्यादा जो है वो रोल सेल्फ स्टडी का है। आप खुद के साथ कितने वक्त अपनी किताबों के साथ बिताते हैं। तो डायरेक्शन आप बाहर से ले सकते हैं, पर बैठना आपको ही है। आजकल बहुत सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो युवाओं को कोचिंग उपलब्ध कराते हैं। आप हमें बताएं कि इतनी बड़ी सफलता के लिए, या इस तरह के जो दूसरे प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहाँ लोग तैयारी करते हैं, परीक्षा देते हैं, कोचिंग जाते हैं, कोचिंग कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए? प्रतियोगी परीक्षाएं जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत से बच्चे देते हैं। तो ये मैं कहूँगी अगर आप उस परीक्षा के बारे में कुछ नहीं ज़्यादा जानते हैं तो कोचिंग आपको एक रास्ता दिखा सकती है, आपका मार्गदर्शन कर सकती है, आपको सही अध्ययन सामग्री दे सकती है कि कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताबों को रेफर करना है। तो वो जो एक प्राइमरी रोल है उसमें कोचिंग का मैं कहूँगी एक रहता है, परंतु मैं कहूँगी उसके बाद आप किस तरह खुद से पढ़ाई करते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। यानी खुद से पढ़ाई करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किताबों के साथ कितना वक्त बिताते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी जो एक मार्गदर्शन है वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई कोचिंग संस्थान हो या कोई ऐसे गुरु हो, कोई अनुभवी व्यक्ति हो, आप उनसे भी सीख सकते हैं। जी बिल्कुल। आजकल मैं कहूँगी अभी बात निकली है तो इंटरनेट बहुत अच्छा मार्गदर्शक बनकर उभर कर आया है, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सी ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे UPSC ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाओं के भी अध्ययन सामग्री मिल जाती है, बहुत सारा नॉलेज हो। चाहे अगर हम डेली न्यूज़ की बात कर लें तो कई सारे अखबार के ऑनलाइन एडिशन आजकल हमें पढ़ने को मिल जाते हैं। तो ये सब ज्ञान हम इंटरनेट से भी अर्जित कर सकते हैं। मैंने भी किया और मैंने भी कोशिश की कि इंटरनेट के द्वारा जो भी मैं टेस्ट दे पाऊँ या अपने टीचर से उनसे कनेक्टेड रह पाऊँ, मैंने इंटरनेट का भी इसमें खूब इस्तेमाल किया।
ये आपने बड़ा अच्छा संदर्भ यहाँ पर आपने छेड़ा है। इंटरनेट का रोल, हम देखते हैं कि इंटरनेट का एक दूसरा पहलू भी है। आज समाज को एक बहुत बड़ा खतरा भी महसूस हो रहा है, लेकिन आपने ये साबित किया है कि इंटरनेट एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव रोल भी निभा सकता है। कितना महत्वपूर्ण है, युवाओं से क्या कहना चाहेंगी आप, खासकर जो इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जो युवा साथी, उनसे क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेट उनकी लाइफ में, उनकी तैयारी में, उनके इस अभियान में, उनके इस प्रयास में कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है? मैं ये कहूँगी कि इंटरनेट एक दो धारी तलवार है, क्योंकि एक तरफ तो आपको बहुत अच्छे से वो ज्ञान दे सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं, परंतु बहुत बड़ा आपको वो डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। यहाँ पर मैं सोशल मीडिया की तरफ इशारा कर रही हूँ। सोशल मीडिया आजकल काफ़ी है और सब लोग उस पर हैं, तो लेकिन मैं कहूँगी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा इससे दूर रहें, क्योंकि मन में बहुत सारे आपको जो है पढ़ाई से थोड़ा दूर कर देगा ये। तो मैंने पढ़ाई के दौरान मैंने सोचा कि इन दोनों चीज़ों को मैं साथ में नहीं कर पाऊंगी, तो कम से कम सोशल मीडिया से तो कहूँगी दूर ही रही। तो युवाओं के लिए संदेश यही है कि आप इंटरनेट का सही इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया से आपने दूरी बनाई, इस सफलता के लिए और क्या क्या त्याग आपने किया? आपके बहुत सारे शौक होंगे जिनको आपने छोड़ा होगा, जिनको त्याग किया गया होगा। जी, त्याग का तो नहीं कहूँगी, बट कहूँगी थोड़ा छोड़ना ज़रूर पड़ा, क्योंकि उस वक्त जब करते हैं तो लगता है बाप रे ये नहीं कर पा रहे हैं। कभी बाहर शादियों में और सोशल गैदरिंग में नहीं जाती थी तो घर वाले भी परेशान रहते थे क्यों नहीं आ रही है, और दोस्तों के साथ भी उनको भी लगता था समय नहीं दे रही है, ऐसा क्या कर रही है, तो बुरा लगता था उस वक्त। लेकिन खुद को यही दिलासा देती थी कि आप अभी मैं पढ़ रही हूँ, हो सकता है जब सफल हो जाऊँ तो सारी मेहनत अच्छी लगे, और आज लकी हूँ कि वो मैं पल जी रही हूँ। अब यदि हम तैयारी की बात करें, कैसे की आपने तैयारी सिविल सर्विसेज की? थोड़ा सा हमारे सुनने वाले युवा साथी हैं खासकर जो इस परीक्षा के बारे में सोचते हैं, उनको बताएं कि किस तरह से आपने तैयारी की। जो युवा स्पेशली इस परीक्षा के लिए तैयारी का सोच रहे हैं उनसे ये कहूँगी कि मेरे जो तैयारी रही उसके दो पहलू मैंने बनाए। एक तो ये कि आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन से आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह यूज़ करते हैं, किस तरह आप करंट अफेयर्स अर्थात जो डेली न्यूज़ चलती रहती है, अखबार किस तरह आप पढ़ते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं आपका ज्ञान बढ़ाती हैं, और यही आप परीक्षा में जाकर लिख कर आते हैं। क्योंकि यूपीएससी में आपको 9 पेपर देने होते हैं तो काफ़ी आपको ज्ञान भी अर्जित करना पड़ता है। तो ये एक पहलू जो सबसे पहला है कि ज्ञान आप अखबारों से और भी किताबों से लेना पड़ता है, टेस्ट भी देना होता है। जो दूसरा पहलू इस परीक्षा का है वो मैं कहूँगी एक मानसिक है, क्योंकि मानसिक तौर पर हमें बहुत अपने आप को मैं कहूँगी सपोर्ट करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है बहुत बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का, पर उन दिनों भी कोशिश करना ही होती है कि कम से कम कुछ घंटे ही सही पर ज़रूर आप पढ़ें। तो एक मानसिक तौर की जो तैयारी होती है वो भी मैं कहूँगी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो मैंने अपनी तैयारी दोनों तरफ से की, पढ़ती भी रही और अपने आप को थोड़ा मोटिवेट भी करती रही। कुछ जैसे गाने अभी सुनवाया वैसे ही गाने सुनती रही और कहती रही कि अभी आप पढ़ लो, आगे अच्छा होगा। इंटरव्यू के संदर्भ में क्या कहेंगे, वो किस तरह से, कितना बड़ा उसका रोल है और उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए? इंटरव्यू पे आऊँ तो इंटरव्यू आखिरी पड़ाव है यूपीएससी परीक्षा का। जब आप मेंस एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं तो आपको एक मिलता है कि आप अब इंटरव्यू देने आएंगे। वो बहुत ही एक अच्छा मैं कहूँगी एक क्षण रहता है जब आपको लगता है आप अब उन ऑफिसर्स के सामने बैठने को आपको मिलेगा और वो आपसे सवाल पूछेंगे। तो बहुत सी शंकाएं भी होते हैं मन में कि क्या हम अच्छा कर पाएंगे। तो मेरे साथ भी वही था। इंटरव्यू की तैयारी की अगर मैं बात करूँ तो एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हमें भरना पड़ता है पहले ही। उसमें हम अपना बैकग्राउंड, अपनी हॉबीज़, क्या क्या हमें पसंद है और अगर हमने कुछ मेडल जीते हैं तो ये सब हम उसमें लिखते हैं। वो मैं कहूँगी वो अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। उसका हर एक शब्द आप बिल्कुल समझ लें कि उसका क्या इतिहास है, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। और दूसरा एक मॉक इंटरव्यू, जैसे जो एक्स ऑफिसर्स होते हैं जो पहले सर्विस में रह चुके हैं उनके सामने वो आपको प्रश्न पूछते हैं, तो उससे ये समझ आ जाता है किस तरह उठना बैठना है, उनके सामने बोलना है। तो ये दोनों चीजें मैंने की और मुझे लगता है उसका फायदा मुझे मिला। आपके शौक क्या है सृष्टि? शौक कहूँगी तो अभी थोड़े बहुत ही कर पाई मैं प्रिपरेशन के साथ। गाने सुना करती थी काफ़ी सारे। उसके अलावा योगा मुझे मम्मी काफ़ी मतलब हमेशा कहती थी तुम योग करो,
और इसके अलावा मेडिटेशन या ध्यान, वो मैं काफ़ी प्रयत्न किया कि हर रोज़ एटलीस्ट 5 से 10 मिनट करूं, क्योंकि उससे बहुत मन को शांति मिलती थी और थोड़ा तनाव दूर होता था। तो ये चीज़ें मैंने प्रिपरेशन के दौरान की। आपने बताया तमाम तरह की बातें इस परीक्षा के संदर्भ में, सिविल सर्विसेज की परीक्षा के संदर्भ में। हम ये जानना चाहेंगे, आज जब आपने इस परीक्षा में पूरे देश में महिलाओं की श्रेणी में पहला स्थान अर्जित किया, सामान्य जो मेरिट थी उसमें 5वां स्थान अर्जित किया, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपके जीवन में इस परिणाम के आने के पहले और इस परिणाम के आने के बाद कितना बदलाव आया? बदलाव की बात तो बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कही। मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगी। 5 अप्रैल को रिज़ल्ट आया 7:30 बजे शाम के। तो उसके पहले तक बहुत कश्मकश थी, नींद नहीं आ रही थी। लग रहा था कब आएगा रिज़ल्ट और कब पता चलेगा। सब कुछ शांत था, घर में कोई नहीं, सब अपने कामों में लगे थे। जैसे ही मैंने मम्मी को बताया, मम्मी इतना अच्छा रिज़ल्ट रहा, सब बेहद बेहद खुश हुए। पापा को बुलाया, सबसे मिली और उसके बाद तो मानो सब कुछ बदल सा रहा है धीरे धीरे। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो पा रहा है कि ऐसा हुआ है, पर काफ़ी सारे लोग मिलने आए और मेरे जो टीचर्स रहे हैं, शिक्षक स्कूल में, कॉलेज में, सबसे बात मैंने की, सब बेहद खुश हैं। और भी लोग, काफ़ी सारे युवा हैं जो मुझसे जुड़े हैं इन 2-3 दिनों में, जो चाहते हैं मैं कुछ उन्हें बताऊं। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है, एक मैं कहूँगी एक अलग सा क्षण है जो मैंने कभी पहले नहीं एक्सपीरियंस किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा एक बहुत बड़ा ये अवसर प्रदान करता है कि हम समाज में सीधे बहुत कुछ बदलाव ला सकें, बहुत कुछ ऐसे वर्ग को, ऐसे सेक्शन को हम प्रभावित कर सकें। हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस सेवा में आने के बाद आपने कुछ सोच रखा होगा, कुछ आपके दिमाग में एक टारगेट होगा कि आप कहाँ, क्या, किस तरह से आपने समाज के किन पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान दे करके अपने आप को साबित करना है जिससे समाज आपकी सेवाओं का लाभ ले सके। जी बिल्कुल, प्रशासनिक सेवा की खास बात यही है कि आपको काफ़ी सारा अवसर देती है कि आप कुछ कर पाएँ लोगों के लिए। तो 2-3 विषय हैं, मुद्दे हैं जो मेरे दिमाग में हैं और मैं चाहूँगी कि उन पर मैं कुछ काम कर पाऊँ। सबसे पहला मुद्दा तो महिला सशक्तिकरण का है। किस तरह मैं कोशिश करूँगी जिस भी तरह महिलाओं को आगे ला सकूँ, बेटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, सारी लड़कियाँ, और खुद पर आत्मनिर्भर हों, मतलब, और बहुत आत्मविश्वास से भरी रहें। एक ये मेरी आशा है। तो इस ओर जो भी कदम होगा मैं उठाना चाहूँगी। दूसरा जो पहलू मेरे दिमाग में आता है वो है शिक्षा का विषय। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे अच्छी शिक्षा बच्चों को अभी शायद नहीं मिल पा रही है। कुछ दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं जैसे मध्य प्रदेश के, वहाँ पे शिक्षा इतनी अच्छे से नहीं पहुँच पा रही है। तो उन बच्चों तक मैं शिक्षा को पहुँचाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि भारत एक बहुत ही युवा देश है और बच्चों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तीसरा विषय जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो पर्यावरण का है। तो पर्यावरण के मुद्दे को भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। जो भी प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने की ओर भी मैं कोशिश करूँगी। तो ये आपकी प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं जहाँ आप ज़्यादा फोकस करेंगी। सचमुच ये बहुत बड़ा क्षण है आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी और हम सब के लिए, खासकर भोपाल वासियों के लिए। आखिर में हमारे श्रोताओं से, खासकर युवाओं से क्या कहना चाहेंगी आप? कुछ अपने दिल की बात जो आप शेयर करना चाहें। जी यार, मेरे दिल की बात जो आप सभी श्रोताओं से बोलना चाहूँगी वो यही है कि बड़ा सपना देखिए। मैं भी बचपन में एपीजे अब्दुल कलाम सर की किताबें पढ़ती थी और उसमें वो हमेशा कहते हैं कि अगर आप बड़े सपने देखेंगे नहीं तो उन्हें पूरा कैसे करेंगे। तो आप घबराइए नहीं, या किसी भी आप परिवार से हो, बड़ा सपना देखिए और उतनी ही मात्रा में मैं कहूँगी मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। अगर दृढ़ निश्चय हो तो ये दोनों चीज़ें, बड़ा सपना और मेहनत, जरूर रंग लाती है। सृष्टि जयंत देशमुख, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आपकी जो उपलब्धि है वो निश्चित रूप से युवाओं को प्रेरित करेगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।